Good evening, students. This is Neeraj. Today we will study the chapter 9th Globalization, Vaishvikar. In this chapter, we will understand the concept of globalization, its causes, then discuss the political, economic, and cultural consequences of globalization. We will also analyze the merits and demerits of globalization and its effect on India. So, what is globalization? ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। इंडियन बॉलीवुड में एक सॉन्ग आया था, मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। क्या खूब गाया था किसी ने। तो एक हिंदुस्तानी व्यक्ति है जो विश्व की विभिन्न तरह की चीज़ों का रिप्रेजेंट करता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है। तो यही वास्तव में वैश्वीकरण है, यही ग्लोबलाइजेशन है कि आप विश्व की चीज़ों से घिरे हुए हो, आपके इर्द गिर्द सारी की सारी चीज़ें दुनिया भर के देशों से आई हुई हैं। तो कुल मिलाकर के वैश्वीकरण, वी स्टार्ट टू स्टडी ग्लोबलाइजेशन एज अ कंसेप्ट फंडामेंटली डील्स विद फ्लोस। वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी अवधारणा है जो फ्लो के साथ डील करती है, मीन्स फ्लो प्रवाह को दिखाती है, जो ये बताती है कि किस तरह से फ्लो प्रवाह किन चीज़ों का, आइडियाज़ विचारों का प्रवाह, कैपिटल पूंजी का प्रवाह, कमोडिटीज़ वस्तुओं का प्रवाह, पीपल लोगों का प्रवाह। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे के पूरे संसार में वस्तुओं, पूंजी, व्यक्तियों, चीज़ों, विचारों का आवागमन, एक देश से दूसरे देश पर चीज़ों का आना और जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीज़ों, वस्तुओं, लोगों का आना और जाना, यही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। ग्लोबलाइजेशन किस कंसेप्ट में, इफ वी टॉक अबाउट कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन के परिणाम, तो इसमें फर्स्टली वी स्टडी दैट ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास हमें बताता है कि किस तरह से ऐतिहासिक काल से ही वैश्वीकरण की अवधारणा प्रचलित है। ये कोई नई कंसेप्ट नहीं है। हम हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, जो हमारी सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, हम उसमें देखते हैं कि किस तरह से लोथल, जो वर्तमान में गुजरात में है, उसमें एक लोथल पर एक पोर्ट था और वहाँ से दुनिया भर के देशों से ट्रेड हुआ करता था। लोथल से हमें मम्मी मिली है जो मिस्र की सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे उस समय में 2500 से 1750 के बीच की वो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता। तो उस समय में भी हमारे मिस्र के साथ संबंध हुआ करते थे। विभिन्न चीज़ों के एविडेंस मिलते हैं। हम ईरान से विभिन्न तरह की वस्तुओं का आयात निर्यात किया करते थे, इन सब के साक्ष्य अवेलेबल हैं। चाहे हम बात कर लें मौर्यन पीरियड की, तो उसमें भी मौर्य डायनेस्टी में एक रूलर हुआ करते थे बिंदुसार, जिन्होंने सीरिया के शासक एंटियोकस से अंजीर, एक दार्शनिक और मदिरा मंगवाने का आग्रह किया था। इसी तरह से अगर मुगल डायनेस्टी की भी बात कर लें, तो उसमें भी मुगलों का एक फेमस बंदरगाह हुआ करता था सूरत, जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2 बार लूटा था, 1664 और 1670 में। और इस हिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं 1498 में वास्को डी गामा, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में आया था। तो उसके बाद यूरोपियंस के साथ हमारे व्यापार हुए थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा वर्तमान की या आज की अवधारणा नहीं है, बल्कि इतिहास से ही ये चलता आ रहा है। ग्लोबलाइजेशन के क्यों हमें अपनाना पड़ा, ग्लोबलाइजेशन एक ज़रूरत है। हम सारी की सारी चीज़ें खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें होती है हम उनको स्टोर करके नहीं रख सकते। तो इसलिए हमें चीज़ें जिनकी ज़रूरत है और जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो दुनिया भर के देशों से हमें मंगवानी भी पड़ती है, और एक्स्ट्रा जो हमारे यहाँ पर चीज़ें होती है वो हमें दुनिया भर के देशों को भेजनी भी पड़ती हैं। तो यही सब वैश्वीकरण है। इसके साथ साथ चीज़ों के साथ साथ लोगों का आवागमन होता है, पूंजी का आवागमन होता है, विचारों का आवागमन होता है, कल्चरल चेंज होता है। इस सारे का सारा ही ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण में शामिल होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द एबिलिटीज ऑफ आइडियाज़, पॉलिटिकल कमोडिटीज़ and people to move more easily from one part of the world to another has been made possible largely by technological advances। इतना जरूर हुआ है कि तकनीकी तरक्की से चीज़ों का आवागमन तेज़ी से हुआ है, इसके आवागमन में तीव्रता आई है। पहले इतना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होता था, तो व्यापार कम हुआ करते थे,
देर से चीज़ें पहुंचती थी, देर से कोई सभ्यता एक दूसरे से मिलती थी जा करके, देर से विचारों का पूंजी का आवागमन होता था। आज वो एकदम से होता है, तेज़ी से होता है। तो ये सारा संभव हो सका है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के कारण, प्रौद्योगिकी विकास के कारण, सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के कारण से सारा पॉसिबल हो पाया है। नाउ वी टॉक अबाउट कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस, राजनीतिक परिणाम। तो इसके परिणाम क्या हुए? एट द मोस्ट सिंपल लेवल, ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन एन एरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी। सामान्य अर्थों में हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन ने का एक परिणाम ये हुआ कि इसने स्टेट कैपेसिटी को कहीं ना कहीं जो राज्य की भूमिका थी उसका एरोजन किया, उसको कम किया है, सरकारों की भूमिका कम हुई है। दैट इज़ द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू डू व्हाट दे डू। ऑल ओवर द वर्ल्ड द old welfare state is now giving way to a more minimalist state that performs certain more functions such as the maintenance of law and order and the security of its citizens। तो हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो वेलफेयर स्टेट था, कल्याणकारी राज्य, उसकी जगह ले लिया मिनिमलिस्ट स्टेट ने, न्यूनतम हस्तक्षेपवादी राज्य ने ले लिया। वेलफेयर स्टेट क्या हुआ करता था? कल्याणकारी राज्य से हमारा मतलब ये था कि सरकार व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक के कार्यों में इन्वॉल्व हुआ करती है। मीन्स क्रेडल टू ग्रेव, सरकार का हस्तक्षेप व्यक्ति के जीवन में रहता है। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है, कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाता है वो भी सरकार की एजेंसी बनाती है। उसकी डेथ होती है तो डेथ सर्टिफिकेट भी सरकार की एजेंसी देती है। मैरिज होती है तो वो भी सरकार के पास रजिस्टर होती है। कोई प्रॉपर्टी खरीदता है उसका रजिस्ट्रेशन सरकार के पास होता है। या कोई जॉब में वो जाता है तो वो भी सरकार से ही जुड़ा होता है, सरकार की जो वो प्राप्त करता है। शिक्षा वो भी सरकार देती है उसको। तो ये सारी की सारी चीज़ें जिस व्यवस्था में होती हैं उसको बोलते हैं वेलफेयर स्टेट। तो इसकी जगह अब लेने लग गया है मिनिमलिस्ट स्टेट। मिनिमलिस्ट स्टेट का मतलब न्यूनतम हस्तक्षेपवादी राज्य, जिसमें कम से कम लोगों की जीवन में हस्तक्षेप हो। तो ऐसे राज्य में ये होता है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ, सरकार या राज्य सिर्फ आपको लीगल प्रोटेक्शन देता है कि कोई आपकी संपत्ति न छीन ले, आपका मर्डर न कर दे, आपके साथ बदतमीजी न कर दे। तो सिर्फ इन चीज़ों को ही या दूसरे देश के आक्रमण से ही एक देश के लोगों की रक्षा होती है। इसमें लोगों के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप होता है। उनके काम धंधों में, उनके रोजगार में, उनके उद्योग धंधों में सरकार कम से कम हस्तक्षेप करती है। तो ये कंसेप्ट आ गई है वेलफेयर स्टेट की जगह। ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ है। नेक्स्ट, the entry and the increased role of multinational companies all over the world leads to a reduction in the capacity of governments to take decisions on their own। तो बेसिकली जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ वो कंपनियाँ होती हैं जिनका बिजनेस एक से ज़्यादा देशों में फैला होता है। हम कितनी इन मल्टीनेशनल कंपनियों से हम घिरे हुए हैं, उनके प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, जैसे सैमसंग, नोकिया, एप्पल, सोनी, कोई भी प्रोडक्ट आप उठा लीजिए किसी भी सेक्टर से रिलेटेड। तो ये सारे के सारे एमएनसीज़ के द्वारा ही बने होते हैं। एमएनसी इनके मैन्युफैक्चर करती है। तो भाई एमएनसीज़ ने क्या किया ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसने जो कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट टू टेक डिसीजन, सरकार की निर्णय लेने की क्षमता को कहीं ना कहीं प्रभावित किया, उसमें कटौती की है, रिडक्शन की है। फॉर एग्जांपल आप अक्सर देखते होंगे कि जैसे डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं तो सरकार का कहना होता है कि अब डीजल और पेट्रोल की कीमतों पर कंपनियों का अधिकार हो गया है, वो इंटरनेशनल मार्केट का अधिकार हो गया है, वो पर डे के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। तो ऐसा देखने में आता है। तो ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू एमएनसीज, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। तो वैश्वीकरण के कारण से कहीं ना कहीं सरकार का निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप कम हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एट द सेम टाइम ग्लोबलाइजेशन डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस स्टेट कैपेसिटी। दूसरी तरफ वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि वैश्वीकरण से राज्य की भूमिका में कोई कमी नहीं आई है। द प्राइमेसी ऑफ द स्टेट continues to be the unchallenged basis of political community। राजनीतिक जो समुदाय है वो अभी भी उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता, वो अभी भी डोमिनेंस में है। जो राजनीतिक नेतृत्व है देश का, जो देश के शासक हैं, उनके निर्णयों को कोई अभी भी मोड़ नहीं सकता है, उनको कोई इफेक्ट नहीं कर सकता है। लाइक जैसे अभी हाल ही में भारत सरकार ने चाइना की 50 के लगभग जो सॉफ्टवेयर थे उनको बैन कर दिया है। तो ऐसा कर पाना इसका जीता जागता प्रमाण है कि भाई सरकार आज भी इन एमएनसीज पर कंट्रोल रखती है, आज भी वैश्वीकरण को जो सरकार अपने प्रभाव में रखती है।
तो इन एमएनसीज़ के अंतर्गत ही सारे का सारा जो निर्णय प्रक्रिया वो नहीं होता, बल्कि सरकार के हाथ में भी बहुत कुछ है। वो भी अपने हिसाब से अपने रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एमएनसीज़ को चला सकती है, जिस चीज़ों को चाहे बैन कर सकती है, जिनको चाहे अलाउ कर सकती है। तो इस तरह से दो पक्ष हो गए पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस में। एक तो ये कहते हैं कि जो वैश्वीकरण है उसकी अवधारणा या ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा के कारण से एमएनसीज़ या दूसरी चीज़ें हैं उनकी दखलंदाजी बढ़ी है सरकार के निर्णयों में। और दूसरा ये भी तर्क है कि भाई सरकार के पास अभी भी एमएनसीज़ को रूल रेगुलेट करने की, एमएनसीज़ को कंट्रोल करने की पावर अभी भी सरकार के पास है। नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस। इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस में आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम क्या पड़ा? आर्थिक परिणाम का मतलब है पैसे से संबंधित, चीज़ों के प्रोडक्शन से संबंधित, ये सारी तमाम चीज़ें, पूंजी से संबंधित, कैपिटल से रिलेटेड क्या इफेक्ट हुआ है। द मेंशन ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ड्रॉज our attention immediately to the role of international institutions like the IMF and the WTO and the role they play in determining economic policies across the world। तो भाई IMF और WTO है इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस में, यही है जो पूरी, ये दोनों संस्थाएं हैं जो पूरी दुनिया के लिए व्यापार के से संबंधित नियमों को तय करती हैं। डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज, आर्थिक नीतियों को तय करती हैं। आज आप चाह करके भी एक देश के माल को अपने देश के अंदर आने से रोक नहीं सकते, उस पर ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स नहीं लगा सकते, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ा सकते, इंपोर्ट किसी तरह का कोई आयात कोटा निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि आप WTO के मेंबर हो, IMF के मेंबर हो, और इन्होंने पूरी दुनिया के लिए व्यापार के नियम तय किए हुए हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, USA में, तो पूरी दुनिया के लिए व्यापार के नियम तय करती है। गरीब देशों को या फिर ज़रूरतमंद देशों को लोन प्रोवाइड कराती है या ग्रांट्स देती है। दूसरा है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। 164 के लगभग देश इसके सदस्य हैं। पहले इसके स्थान पर GATT नाम की एक संस्था हुआ करती थी, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अब उसका स्थान WTO ने लिया हुआ है जनवरी 1995 से। तो इसका कार्य यही है कि भाई व्यापार के रूल रेगुलेशन नियमों को आसान बनाना, ताकि एक देश के सामान को दूसरे देश में जाने से रोका न जा सके। एक देश की चीज़ों का दूसरे देश में आयात निर्यात होने के जो नियम हैं उनको ये डिटरमाइन करता है, व्यापार को आसान करता है ये कुल मिला करके। तो इस तरह की संस्थाएं हैं जो पूरी दुनिया के लिए व्यापार के नियम, आर्थिक नीतियाँ तय करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन हैज़ इन्वॉल्व ग्रेटर ट्रेड इन कमोडिटीज़ across the globe। The restrictions opposed by different countries and allowing the imports of other countries have been reduced। तो इसमें एक आ गया कि भाई वैश्वीकरण की अवधारणा के चलते ही जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो रिड्यूस किए गए हैं। जो प्रतिबंध थे आयात पर, इंपोर्ट्स पर, जो पहले देश प्रतिबंध लगा दिया करते थे कि भाई हमारे देश में दूसरे देश का माल नहीं आएगा, हम उस पर प्रतिबंध लगाते हैं या टैक्स आप बढ़ा देते हो। तो जब से वैश्वीकरण की अवधारणा ने जोर पकड़ा है, ये आई है, तो आप इस तरह से प्रतिबंध दूसरे देश के सामान पर नहीं लगा सकते, उसमें कोई कटौती नहीं कर सकते। तो आयात का मतलब होता है इंपोर्ट करना, सामान को मंगवाना, पूंजी का आयात करना या पैसे का आयात करना, उसको मंगवाना। तो उसमें वो कटौती नहीं की जा सकती, प्रतिबंधों में किसी तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते। इन ऑपरेशनल टर्म्स it means that investors in the rich countries can invest their money in countries other than their own। तो इसमें क्या होता है कि जो अमीर लोग होते हैं, अमीर देश होते हैं, उनके जो इन्वेस्टर होते हैं जो अपने पैसे को निवेश करता है दूसरे देश में, कोई कंपनी खोलता है, अपने पैसे को लगाता है जिससे इन फ्यूचर उसको ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जब पैसा लगाया जाए तो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो अमीर देशों के जो इन्वेस्टर हैं, पैसे को निवेश करने वाले हैं, निवेशकर्ता हैं, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी दूसरे देश में, इंक्लूडिंग डेवलपिंग कंट्रीज वेयर दे माइट गेट बेटर रिटर्न्स। ऐसे विकासशील देशों में वो पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ से उनको ज़्यादा फ़ायदा हो, जहाँ लेबर सस्ती हो या दूसरी तरह की सुविधा हो, टैक्स कम लग रहा हो। तो ऐसे देशों में अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, अपनी कंपनियाँ एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ऐसा किया जाता है। ऐसा भी पॉसिबल किसके कारण हुआ? ग्लोबलाइजेशन के कारण। तो ये भी एक इकोनॉमिक कंसिक्वेंस हुआ ग्लोबलाइजेशन का। इसके साथ साथ वाइल ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू सिमिलर इकोनॉमिक पॉलिसीज adopted by government in different parts of the world, India has generated vastly different outcomes in different parts of the world। तो ये ग्लोबलाइजेशन की जो अवधारणा है
इसके चलते जो आर्थिक नीतियाँ हैं सरकार के द्वारा वो बेसिकली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दिस हैज़ जनरेटेड वास्टली डिफरेंट आउटकम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो संसार के विभिन्न भागों में इन पर भिन्न भिन्न परिणाम हुए हैं। मीन्स इनका इफेक्ट एक जैसा नहीं हुआ है। मीन्स जो अमीर देश हैं बेसिकली वो उनको ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, अमीर लोगों को ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि वो ही ज़्यादा अच्छी टेक्निक, उनकी कंपनियों के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है और उनको ही ज़्यादा फलने फूलने का कहीं ना कहीं अवसर मिला है। तो कुल मिलाकर के इसमें ये बात कही गई है कि भाई अमीर देशों को ग्लोबलाइजेशन से ज़्यादा बेनिफिट हुआ है रेदर देन पुअर कंट्रीज, गरीब देशों के। इट्स रिजल्ट्स वुड लीड टू इकोनॉमिक रूइन फॉर द वीकर कंट्रीज। इसका परिणाम क्या हुआ कि जो गरीब देश थे या गरीब तबका था, गरीब लोग थे, वो बर्बाद हो गए हैं। उनको ज़्यादा सा वैश्वीकरण से फ़ायदा नहीं हुआ है, क्योंकि उनके यहाँ से तो अमीर देश कच्चा माल ले लेते हैं और अपने देश में जा कर के उसको तैयार कर देते हैं और फिर तैयार माल इन गरीब देशों की मंडियों में निर्यात कर डालते हैं। ऐसे में ना तो इनको कोई फ़ायदा होता, ना इनके देश में रोज़गार जनरेट होते, ना ही इनकी इनकम बढ़ती। लोगों की तो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं, दूसरे देशों के सामान पर ही निर्भर होकर के रह जाते हैं। स्पेशली फॉर द पुअर विद इन दीज कंट्रीज़। और इन गरीब देशों में भी जो गरीब लोग हैं उनको ही ज़्यादा नुकसान इससे हुआ है वैश्वीकरण की अवधारणा से। नेक्स्ट, एडवोकेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन आर्ग्यू दैट इट जनरेट्स ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेल बीइंग फॉर लार्जर सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन व्हेन देयर इज डीरेगुलेशन। तो जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का समर्थन करने वाले हैं वो ये तर्क देते हैं कि ऐसा नहीं है कि गरीब लोगों को इससे नुकसान हुआ है, इससे तो वेल बीइंग फॉर लार्जर सेक्शंस, इससे एक बड़े तबके को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, वो खुशहाल हुआ है, उसकी ग्रोथ हुई है। पॉपुलेशन, जनसंख्या के एक बड़े तबके की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है और दुनिया में खुशहाली आई है, क्योंकि किसी भी सामान तक, चीज़ों तक पहुँच आसान अप्रोच हो गई है, उनको मंगवाया जा सकता है, उनका कंज्यूम किया जा सकता है। जो चीज़ें उपलब्ध नहीं होती थी किन्हीं जगहों पर उनको भी अब मंगवाया जा सकता है। दिस वुड बेनिफिट द होल वर्ल्ड। इससे पूरे संसार का फ़ायदा हुआ है, क्योंकि जिन लोगों के पास वो चीज़ें नहीं होती थी वो आज मंगवा सकते हैं उनको सस्ती दरों पर, कम से कम कॉस्ट में। और जिन देशों के पास वो चीज़ें होती है वो उनको जो एक्सपोर्ट करके लाभ कमा सकते हैं। तो इस तरह से इसका फ़ायदा हुआ है सभी के सभी, पूरे के पूरे संसार को, सभी तबके को। ये एक पिक्चर आप देखिए, इसमें आप देख रहे हो कि किस तरह से सोल्जर्स टाइप ड्रेस में दिखाए हुए हैं और ये गन लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ से गोला बारूद नहीं फेंके जा रहे। गोलों के रूप में जो आप देख रहे हो, ये कोक लिखा है इन पे, कोक। और इधर साइड में आप देख रहे हो नारियल के पेड़ हैं, और ये लेबर क्लास के गरीब लोग हैं, कहीं गरीब देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और ये अमीर देश हैं। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से जो ये पिक्चर हमें बता रही है कि भाई जो नारियल पानी बेचते थे उसकी जगह ले ली कोक ने, और कोक ये लोग बनाते नहीं, इनके पास तो नारियल है। तो ऐसे में ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह जितने ये पेय पदार्थ आए हैं, इन्होंने नारियल की जगह ले ली, इससे ये लोग बर्बाद हो गए, इनको बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि ये कोक को बना नहीं सकते। अब नारियल पानी का अल्टरनेट कोक हो गया, तो लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इनकी इकोनॉमी तबाह हो गई, ये और ज़्यादा गरीब हो गए। तो इन पर एक तरह का ये इकोनॉमिक अटैक हुआ। तो इस पिक्चर के माध्यम से ये दिखाया जा रहा है। ये अमीर देश, ये जो इधर वाली साइड अमीर देशों को रिप्रेजेंट करती है, और ये गरीब देश या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़, ये उन देशों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस पिक्चर से क्लियर होता है। तो नेक्स्ट आपका कल्चरल कंसिक्वेंसेज, इसे कल के लिए छोड़ते हैं, कल पढ़ते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।